नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट का आज आप बजट एडिशन देख रहे हैं। आज आपको देश के सबसे बड़े आम बजट को सबसे सरल शब्दों में समझाएंगे। आपको बताएंगे कि इस 53,47,000 करोड़, यही है हमारा जो पूरा बजट है, वो 53,47,000 करोड़ रुपए के बजट में आपके लिए क्या है। ये बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा या नहीं। भारत का यह आम बजट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बजट है, जो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से भी काफी बड़ा है। इस बजट को 145 करोड़ की आबादी के हिसाब से देखें तो इस साल सरकार प्रति व्यक्ति आय जो है करीब 37,000 रुपए खर्च करेगी प्रति व्यक्ति पर। आज आपको यह समझना चाहिए कि सरकार जो पैसा खर्च करती है वो कहां से आता है, कहां पर खर्च होता है। बजट में से सरकार सिर्फ अपने देश पर ही खर्च नहीं करती, बल्कि कुछ पड़ोसी देशों को भी मदद देती है। इस बार सरकार ने बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों की मदद में कटौती करके कड़ा संदेश दिया है। हालांकि अफगानिस्तान और भूटान जैसे देशों को मदद बढ़ा दी है। आज आपको देश के रक्षा बजट के बारे में भी बताएंगे, जिसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वित्त मंत्री ने जब बजट पेश कर दिया, उसके बाद शेयर बाजार में जो जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अब इसके पीछे क्या खेल है? ये पिछले 6 साल में बजट के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। आज आपको उस उथल पुथल की भी वजह समझाएंगे। इस बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये भी आपको जानना चाहिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो अभी आपको बता दें, अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत की टीम ने हरा दिया है। हार कर फिर उठते हैं, फिर हारते हैं, फिर आते हैं हारने, लेकिन अब रणछोड़ बन गए हैं। कैसे? T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है और यह जानकारी खुद पाकिस्तान की सरकार ने दी है। ये देखिए, हम आपको ये दिखा रहे हैं जो पोस्ट है। आप सोचिए कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पोस्ट है। द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड्स। इसका मतलब समझाएंगे आपको कि ये ड्रामा कौन सा चल रहा है, ये मुस्लिम बिरादरी वाला कौन सा नया दांव पेच है, जिसमें फंस कर पाकिस्तान शायद इस बार क्रिकेट में अपना डेथ वारंट लेकर आगे बढ़ रहा है। हम आपको लिख कर दे रहे हैं, इस बार पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों से अपना डेथ वारंट क्रिकेट में लिख लिया है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि उसने अपनी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी है, लेकिन सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जो ग्रुप मैच खेलना है वो उसमें हिस्सा नहीं लेगा। और जानते हैं ये ट्रॉफी चोर पाकिस्तान, ट्रॉफी चोर, आप तो समझ ही रहे होंगे क्यों बोल रहे हैं इनको। हार कर भी ट्रॉफी कौन ले जाता है? मतलब दुनिया में आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ये जो ट्रॉफी चोर देश है पाकिस्तान, वो अब भारत को पीठ दिखाकर क्यों भाग रहा है, ये भी समझिए। लेकिन ये जो पोस्ट है उसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं कि उस मैच में नहीं खेलेंगे जो 15 फरवरी 2026 को इंडिया के खिलाफ होना है। इंडिया के खिलाफ वाला मैच नहीं खेलेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। पूरे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में इस बात को कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत का दबदबा है और ऐसे में इस हिमाकत की सजा तो उसे मिलेगी। देखिए क्यों कर रहा है ऐसा। हमने शुरुआत ही की अंडर 19 वर्ल्ड कप में, सोचिए अभी हारा है ताजा। कितनी बार लगातार पिछले कई मैचेस में भारत से हार कर इस देश ने अपनी यह स्थिति बना ली है कि पैसे के लिए यह मैच खेलने आता है, जानता है हारेगा, बुरी तरह से पिटेगा, लेकिन पिटने को भी तैयार है ताकि पैसा और आमदनी हो पाए। लेकिन इस बार क्या नई वजह है? वो है बांग्लादेश में अभी 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। इन सब पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि वो इंडिया के साथ मैच में जो बैकआउट कर रहा है वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो भारत के साथ बिना ग्रुप मैच खेले सुपर 8 में पहुंच सकता है। कैसे? इस बार T20 वर्ल्ड कप में कुल 20 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, नमीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका को रखा गया है। अब पाकिस्तान की टीम ये सोच रही है कि वो नमीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका जैसी कमजोर टीमों को हराकर सुपर 8 में पहुंच सकती है, तो वो भारत के खिलाफ क्यों खेले? यानी भारत से हार कर जो बेइज्जती होगी
वो बेइज्जती पाकिस्तान के ये खिलाड़ी क्यों उठाए, और इसीलिए पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ये नाटक भी तब कर रहा है जब उसे भारत के खिलाफ अपने श्रीलंका में खेलने हैं अपने मैचेस, और पाकिस्तान यहां ये भी नहीं कह सकता कि वो सुरक्षा कारणों से मैच को नहीं खेलना चाहता। ऐसी स्थिति में आईसीसी का फैसला अंतिम फैसला होगा और आईसीसी ही यह तय करेगा कि क्या पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत को पीठ दिखाकर भागना और मैच खेलने से इनकार कर देना सही हो सकता है। अगर आईसीसी इसे नियमों के विरुद्ध मानता है तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से डिस्क्वालीफाई हो सकती है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ग्रुप मैच ना खेलकर पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में तो पहुंच सकती है, लेकिन मान लीजिए अगर सुपर 8 में पाकिस्तान की टीम का मुकाबला भारत से होता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? यहां पर तो बच लिए, फिर क्या करोगे? क्या उस वक्त भी पाकिस्तान पीठ दिखाकर भागेगा? और सोचिए ये सारा ड्रामा पाकिस्तान क्यों कर रहा है। पहले तो उसने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ उकसाया था, उकसा कर वर्ल्ड कप से बाहर करा दिया, और अब यही पाकिस्तान बांग्लादेश का नैतिक समर्थन करने के लिए भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने की बात कह रहा है। जबकि हकीकत जानते हैं क्या है? हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान हर बार भारत से बुरी तरह पिटता है, क्योंकि पीटकर भी भारत के खिलाफ मैच खेलने से उसे पैसे मिलते हैं, इसलिए वो बेशर्मी दिखाता है। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान की टीम अब रणछोड़ टीम बन चुकी है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं पाकिस्तान के कौन कौन से ये खिलाड़ी रण छोड़कर पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। आज एक एक खिलाड़ी का चेहरा आपके सामने रखते हैं ताकि आप भी देखिए कि पाकिस्तान के ये वो खिलाड़ी जो भारत के खिलाफ मैदान में ओछी हरकत करने की हिमाकत करते हैं। ये पाकिस्तान की पूरी टीम जो भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच नहीं खेलना चाहती है। ये पेपर यहां पे रख दूं जरा, चेहरा तसल्ली से इनका देखा जाए। ये कहिए इस टीम को भारत का इतना खौफ है कि पिछली बार हाथ ना मिलाकर भारत की टीम ने पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों की किरकिरी की थी, और अब ये सारे खिलाड़ी रण छोड़कर भाग रहे हैं। और पाकिस्तान का असली चरित्र भी इससे पता चल गया। आप इनके नाम पढ़ते जाइए, और इनमें भी फहीम अशरफ ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया था। साहिबजादा फरहान ने एशिया कप में अपने बैट से गन सेलिब्रेशन किया था। अब कायरों की ये पूरी फौज भारत के खिलाफ खेलने से डर रही है। तो आइए यहां से शुरुआत करते हैं। सलमान आगा, एक एक चेहरा आज दिखाया जाए। रणछोड़ों की एक ऐसी टीम, एक ऐसी बिरादरी में पाकिस्तान तब्दील हो रहा है जिसमें जंग के मैदान से सीज फायर की गुहार के बाद अब क्रिकेट के मैदान से भी ये भारत को पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। साहिबजादा फरहान, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, थोड़ा और जूम इन कीजिए ताकि इनके चेहरे अच्छे से देखें हमारे दर्शक। की रणछोड़ कमजोर कायर टीम, फकर जमा, बाबर आजम, फहीम अशरफ, ख्वाजा नफे, उस्मान तारीफ, यहां से शुरू करते हैं। उस्मान खान, शादाब खान, सलमान मिर्जा, सैम अयूब, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज। ये कायरों की एक पूरी फौज है। कायरों की एक ऐसी फौज जो भारत का सामना करने की हिम्मत नहीं रख सकती, क्योंकि आपने देखा होगा हाल में एक तो ऑपरेशन सिंदूर में पिटे, क्रिकेट मैचेस में हर बार पिटने के बाद वहां पर जो वीडियोस वायरल होते हैं, जो मजाक इनका उड़ता है, उसके बाद से कहां से हिम्मत आए। और वहां पर भी आप सोचिए कि भारत के क्रिकेटर्स की सबसे ज्यादा उनको सर्च किया जाता है। और जैसा हमने आपको शुरुआत में ही कहा था, ऐसे दिन ये खबर आई है जब अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को अभी बुरी तरह से पीटा है। सुपर 6 के एक महत्वपूर्ण मैच में पाकिस्तान को 58 रनों से भारत की टीम ने हराया। हमारे बच्चे भी उन्हें नहीं छोड़ते, क्या किया जाए। ऐसे में पीठ दिखाकर भागना ही उनकी फितरत है और वही कर रहे हैं। सोचिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने यही सोचा होगा कि इनके जूनियर खिलाड़ी जब इतने शर्मसार हैं, इतनी बुरी तरह हार रहे हैं, तो जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच खेलेगी तो उसका क्या हाल होगा। वैसे रण छोड़कर भागने की ये फितरत पाकिस्तान की नई नहीं है। युद्ध के मैदान से लेकर खेल के मैदान तक पाकिस्तान ने कई बार भारत को अपनी पीठ दिखाई है, और इस बार भी वो यही कर रहा है। हालांकि अगर आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है और उसे वर्ल्ड कप से बाहर करता है तो ये उसके लिए डेथ वारंट जैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की हालत पहले से खराब है। स्थिति यह है कि एशिया कप में पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम के लिए अच्छी क्वालिटी की जर्सी नहीं खरीद पाया था,
और अब भी T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर होता है तो अनुमान है कि उसे 200 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। आप भी जानते होंगे भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से किस तरह की कमाई होती है, और ये सब भी तब होगा जब पहले से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को काफी नुकसान हुआ था। और अब भी पीसीबी की स्थिति यह है कि उसने अपने घरेलू टूर्नामेंट्स में खिलाड़ियों की मैच फीस ही कम कर दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले मैच में सबसे ज्यादा रेवेन्यू की कमाई होती है, और इसीलिए शायद पाकिस्तान पिटने के लिए भी आता है, क्योंकि उसको लगता है चलो इस पिटने के बहाने कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश को यह सिग्नल देना है चुनावों के पहले कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि पहले ही उनको पिटवा दिया। पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम है वो तो बाहर हो चुकी है। ऐसे में ये स्ट्रेटेजिक तरीके से, इसीलिए आप सोचिए क्रिकेट बोर्ड नहीं सरकार ये ऐलान कर रही है, तो आप समझ सकते हैं ये कायर देश किस तरह के हरकतें इस वक्त कर रहा है कि वो भारत को अलग थलग कर सके। लेकिन वो भारत को अलग थलग करने में कामयाब नहीं होगा। वो दरअसल क्रिकेट के मैदान में और क्रिकेट जगत में भी अब अलग थलग खुद ही होने को तैयार कर रहा है, सुसाइडल कदम उठा रहा है। आपको भारत के उस आम बजट के बारे में बताते हैं जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। हालांकि इस आम बजट को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आपको इन 5 बातों के बारे में पता नहीं होगा। इनमें सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि इस साल केंद्र सरकार देश चलाने पर कुल 53,47,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये बातें आपको किसी ने नहीं बताई हैं, हम आपके लिए कुछ अलग नंबर्स लेकर आए हैं। कुल खर्च कितना देश चलाने पर, पूरा जो किटी है सरकार का वो पैसा है 53,47,000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के मुकाबले 2,82,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। और इसमें 5.5% की वृद्धि हुई है जो आप देख रहे हैं। अगर पूरी आबादी के हिसाब से देखें तो सरकार 145 करोड़ लोगों में इस साल हर व्यक्ति पर औसतन कितना खर्च करेगी? 36,878 रुपए। और ये पैसा प्रत्यक्ष रूप से खर्च नहीं होगा, बल्कि ये पैसा सरकारी योजनाओं, विकास के काम और इसी के जरिए देश में अगले 1 साल तक खर्च किया जाएगा। दूसरा साल 2014-15 के मुकाबले जो दूसरी बड़ी चीज है, साल 2014-15 से अगर देखिए तो 14-15 के मुकाबले देश के आम बजट में 198% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। जब 2014-15 में मोदी सरकार ने अपना पहला आम बजट पेश किया था तब वो बजट 17,95,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब यह बजट 35,52,000 करोड़ रुपए बढ़कर 53,47,000 करोड़ रुपए का हो गया है। बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान में भी भारत के इस बजट की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत का सिर्फ 1 साल का बजट पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से भी 15 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था 38 लाख करोड़ रुपए की है और भारत का 1 साल का बजट लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपए है। तीसरी बड़ी बात यह है कि भारत का सालाना बजट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बजट बन गया है। इनमें अमेरिका का बजट 643 लाख करोड़ रुपए का है, चाइना का बजट 378 लाख करोड़ रुपए का है, ब्रिटेन का बजट 155 लाख करोड़ रुपए का है, जापान का 72 लाख करोड़ का है और 5वें स्थान पर अब भारत का बजट 53,47,000 करोड़ रुपए का है। आज से 2 दशक पहले तक भारत का सालाना बजट दुनिया के टॉप 20 बजट में भी नहीं आता था, लेकिन अब जर्मनी, फ्रांस और यहां तक कि रशिया का सालाना बजट भी भारत से पीछे है। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत पर जो कुल कर्ज है वो कितना है। आज के बजट के मुताबिक भारत पर कुल कर्ज 214,82,000 करोड़ रुपए का हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 33 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। इनमें भी जो कर्ज देश के अंदर बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड, आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स से लिया गया है, वो कर्ज 207,70,000 करोड़ रुपए का है, जबकि जो कर्ज दूसरे देशों से लिया गया है वो है 7,11,000 करोड़ रुपए का। यानी भारत के कुल कर्ज में विदेशी कर्ज का हिस्सा 3% ही है। इसका एक मतलब यह भी है कि अगर भविष्य में कोई देश हम पर कर्ज लौटाने के लिए दबाव बनाता है तो हम इस दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा विदेशी कर्ज ज्यादा नहीं है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का कुल कर्ज
हमारी जीडीपी के 55.6% के बराबर है और इस मामले में हमारी स्थिति कई बड़े देशों से बेहतर है। जैसे अमेरिका, उसकी जीडीपी के 121% के बराबर उस पर कर्ज है। जापान पर उसकी जीडीपी के 236% के बराबर कर्ज है और चाइना पर भी उसकी जीडीपी के 88% के बराबर कर्ज है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो हमारा कर्ज हमारी जीडीपी के 55.6% के बराबर है और ये बाकी देशों के नजरिए से देखें तो स्थिति बेहतर है। इसी तरह इस बार के बजट में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रह सकता है, जो पिछली बार 4.4% था। किसी भी सरकार के लिए राजकोषीय घाटा बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी से यह पता चलता है कि सरकार का खर्चा और उसकी आमदनी में क्या फर्क है। सरकार का जो खर्चा है उसकी आमदनी से कितना ज्यादा है। जैसे इस बजट में सरकार की कुल आमदनी है 36,50,000 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार का कुल खर्च है 53,47,000 करोड़ रुपए। और इस तरह सरकार का राजकोषीय घाटा 16,97,000 करोड़ रुपए है। और जानते हैं, अगर सरकार का खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो इस खर्च को पूरा कैसे किया जाएगा? इस घाटे की भरपाई उधार लेकर होगी और सरकार को इस साल के बजट के लिए 16,97,000 करोड़ रुपए उधार लेने पड़ेंगे। इस बजट के बारे में दो बातें ऐसी हैं जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इनमें पहली बात तो यह है कि भारत ने अपने इस बजट में पड़ोसी देशों को कितना पैसा दिया। दूसरी बड़ी बात यह कि इस आम बजट का 14.7% हिस्सा अब अकेले सेना और हथियारों पर हम खर्च करने वाले हैं और दुनिया इस खर्च को जानकर हिल गई। सबसे बड़ा सदमा तो उस पाकिस्तान को लगा है जिसके बूट पॉलिश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि उन्हें दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूमने में शर्म आती है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाना चाहती हूं। तो ये देखिए, बड़ी स्क्रीन पर जब आप देखेंगे पाकिस्तान को आखिर क्यों परेशानी हो रही है इस रक्षा बजट से, तो बजट में किस देश को कितनी मदद हम दे रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए नक्शे पर कि भारत इस बार किस देश को कितनी आर्थिक मदद देने वाला है। इनमें जिन देशों को पिछले साल से ज्यादा आर्थिक मदद मिलने वाली है, उनमें पहले नंबर पर है भूटान। जूम इन कीजिए। भूटान को पिछले साल के मुकाबले 138 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। अफगानिस्तान को पिछली बार के मुकाबले 50 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। नेपाल को भी 100 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। श्रीलंका को भी 100 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। मंगोलिया को 20 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। मॉरिशस को 50 करोड़ ज्यादा मिलेंगे और सेशल्स को 19 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये वाला नंबर जो आप देख रहे हैं। अब देखिए किन किन के बजट में जो हम पैसा देते थे पहले, उसमें हमने कमी कर दी है कटौती। जिन देशों की आर्थिक मदद भारत ने घटा दी है उनमें पहले नंबर पर है बांग्लादेश। हाल की हरकतें आपने बांग्लादेश की देखी होंगी और इसीलिए बांग्लादेश को जो हम 60 करोड़ देते थे वो 60 करोड़ हमने खत्म कर दिया है। बांग्लादेश को पिछले साल 120 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इस बार मिलेंगे सिर्फ 60 करोड़। दूसरे नंबर पर मॉलडीव्स को भी 600 करोड़ की जगह अब 550 करोड़ रुपए मिलेंगे, 50 घटा दिया। म्यांमार जिसको इस बार 300 करोड़ मिलेंगे, पहले 350 मिलते थे, 50 कम। और ईरान को 0, जिसको हम पहले लगभग 400 करोड़ रुपए देते थे। क्योंकि देखिए इस बार ईरान के चाबहार पोर्ट को भारत ने कोई पैसा नहीं दिया है, जबकि पिछली बार इसके लिए हमने 400 करोड़ रुपए दिए थे। हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली ये चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं काम रुका हुआ है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि जो देश भारत के पक्ष में है उन्हें तो इनाम भी मिला और उन पर सरकार ने भरोसा जताते हुए उनकी आर्थिक मदद भी बढ़ाई है। लेकिन बांग्लादेश की आर्थिक मदद आधी करके और मालदीव्स और म्यांमार की फंडिंग को कम करके भारत ने बता दिया है कि हमारे खिलाफ जो काम करेगा हम भी उसे अब ज्यादा महत्व नहीं देंगे। पाकिस्तान भारत का इकलौता ऐसा पड़ोसी देश है जिसे आर्थिक मदद की जरूरत तो बहुत है, लेकिन हम पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी नहीं देते। वैसे भी आजकल पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है उसे आप प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस बयान से समझ सकते हैं। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के एक कार्यक्रम में कहा है कि वो और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब दूसरे देशों में कर्ज मांगने के लिए जाते हैं तो उनका सिर शर्म से झुक जाता है। कई बार कर्ज लेने के लिए वो दूसरे देशों की शर्तों को मानने से इनकार भी नहीं कर पाते।
हम इस बयान को एक टाइटल देना चाहते हैं, ये सदी का सबसे बड़ा कबूलनामा है। ये पाकिस्तान की पिछली पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा दस्तावेज है जिससे वो हमेशा ये जान पाएंगे कि इस देश की सेना ने, इस देश की सरकार ने आज उनको भिखमंगा घोषित कर लिया है। ये सदी का सबसे बड़ा कबूलनामा है। हम पाकिस्तान की गरीबी का वैसे मजाक तो नहीं उड़ाना चाहते, लेकिन सच यही है कि आज जब पाकिस्तान दुनिया में दर दर भीख मांग रहा है, तब उसी दौरान भारत ने अपने पड़ोसी और मित्र देशों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे रक्षा बजट ने तो सबके होश उड़ा दिए हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे दिखाना चाहती हूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक अस्थिरता के बीच और जो स्थिति पाकिस्तान जैसे मुल्क की है, भारत ने इस ओर ध्यान दिया है। इस साल भारत का रक्षा बजट 7,85,000 करोड़ रुपए होगा, जो पिछले साल 6,81,000 करोड़ रुपए था। तो सीधे आप देख सकते हैं 1,04,000 करोड़ का ये सीधा इसमें इजाफा किया गया है। और इस बार भारत अपने कुल बजट का 14.7% हिस्सा अकेले रक्षा बजट पर खर्च कर रहा है, जो हमारी कुल जीडीपी के 109% के बराबर है। इसके अलावा भारत का रक्षा बजट दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट बन गया है। अगर आप देखिए इसमें, ये दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा रक्षा बजट बन गया है। तो सबसे पहले हम आपको अमेरिका का रक्षा बजट दिखा रहे हैं, जो कि 91.4 लाख करोड़, 91,04,000 करोड़ है। फिर आप देखिए चाइना का बजट, जो कि 29 लाख करोड़ है। फिर आइए रशिया का बजट, जो कि 13,70,000 करोड़ रुपए है। जर्मनी का बजट, जो कि 8,10,000 करोड़ है। और भारत का बजट, जो कि 7,85,000 करोड़ है, जर्मनी के काफी करीब आते हुए रक्षा बजट में। और ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा है, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। भारत के इस विशाल रक्षा बजट की कौन सी बात है जो भारत के दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान करेगी? देखिए, पिछले साल भारत ने अपने खुद के हथियार विकसित करने के लिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 14,923 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये देखिए पिछले साल। इसको हमने इस बार क्या किया है? इस बार हमने इसको 17,250 करोड़ कर दिया है। तो इसमें इजाफा है लगभग 3 लाख करोड़ का। आप कह सकते हैं ये अगर 15 के आसपास आप मान लीजिए तो 2-2.5 का। अब यहां पर आप देखिए भारत का जो रक्षा बजट है वो इस नंबर पर पहुंच गया है कि हम 5वें नंबर पर विश्व में पहुंच गए। अब अगर हम R&D पर खर्च कर रहे हैं, अगर हम आत्मनिर्भरता पर खर्च कर रहे हैं, तो ये साफ संकेत है, सीधा मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत अपने मेड इन इंडिया हथियार विकसित करने पर पूरी ताकत झोंक रहा है। हालांकि भारत के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे रक्षा बजट का लगभग 50% से ज्यादा हिस्सा सैनिकों की तनख्वाह, पूर्व सैनिकों की पेंशन और सिविल संगठन के कामों पर खर्च हो रहा है। ये जो पाई चार्ट हमने आपके लिए बनाया है, इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो 50% है वो इन चीजों पर खर्च होता है, जिसमें रक्षा पेंशन शामिल है, जिसमें सैलरी और भत्ता शामिल है, ये मिलाकर। अब ऐसे में 20.17% हिस्सा सेना के रोजमर्रा से जुड़े कामों पर खर्च हो रहा है। 27.95% आप देखिए खर्च हो रहा है कुल मिलाकर कैपिटल से जुड़े कामों पर, मतलब वहां पर अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर आर्मी को करना है। ये वो पैसा है जो नए नए हथियारों, सेना को आधुनिक बनाने पर खर्च हो रहा है। और इस बार सरकार ने इनमें 24% की वृद्धि की है। लेकिन मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए बहुत जरूरी है कि भारत को अपने रक्षा बजट को बड़ा से बड़ा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करें और हम नए नए हथियार खरीदकर सेना को आधुनिक बनाएं। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है। यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। दिवंगत नेता मोरारजी देसाई के बाद निर्मला सीतारमण भारत की दूसरी ऐसी वित्त मंत्री बन गई हैं जो अब तक कुल 9 बार
लगातार भारत का आम बजट पेश कर चुकी है। आज का उनका बजट भाषण 85 मिनट का था, जबकि साल 2020 में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। भारत के अब तक के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, 2 घंटे 42 मिनट का था। आज के बजट भाषण में उन्होंने सबसे ज्यादा 98 बार इनकम शब्द बोला। वर्ड क्लाउड हम आपको दिखा रहे हैं। 52 बार मैन्युफैक्चरिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ, 51 बार ड्यूटी, 48 बार रेट, 47 बार कस्टम, 47 बार गुड्स, 41 बार सर्विसेज, 34 बार डिडक्शन, 24 बार टैरिफ, 18 बार ग्रोथ और 17 बार एक्सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इस आम बजट में वित्त मंत्री ने सरकार के 3 कर्तव्य भी गिनाए, जिनमें पहला कर्तव्य है देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना, उसे आगे ले जाए। इसके बाद दूसरा कर्तव्य लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, देश के विकास में भागीदार बनाना। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ समान अवसर उपलब्ध कराना। सुनिए। Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. खैर, एक तरफ सरकार इस बजट को विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं आज दूसरी तरफ इसी बजट के कारण शेयर बाजार में जबरदस्त उथल पुथल मची रही। 6 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब बजट के दिन शेयर मार्केट में सबसे बड़ा फॉल हुआ, नुकसान हुआ। आज आम बजट पेश होने के बाद सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट आई और इस बात पर चर्चा बहुत तेजी से छिड़ गई कि आखिर शेयर बाजार में इतना नेगेटिव सेंटिमेंट क्यों हुआ। सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 495 पॉइंट्स नीचे आ गया। इससे सिर्फ आज के दिन शेयर मार्केट में निवेशकों के जानते हैं 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार में यह निराशा इसलिए भी देखी गई क्योंकि इस बजट में सरकार ने उस टैक्स को बढ़ा दिया है जो शेयर्स की खरीद और बिक्री लगाया है। इस टैक्स को सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी कहते हैं, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग पर लागू होता है। इसे शेयर मार्केट में F&O भी कहते हैं, जिसमें भविष्य के हिसाब से शेयर्स की कीमत तय करके उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। और इन्हीं शेयर्स पर सरकार पहले 0.02% 0.02% टैक्स लेती थी, लेकिन इसे सरकार ने अब 0.05 कर दिया और इसी बात से शेयर बाजार पूरी तरह हिला हुआ था। डायरेक्टली मार्केट को अफेक्ट करने वाला फैसला था। क्यों हिला हुआ, उसके भी कुछ आंकड़े देख लीजिए। भारत में कुल 43 लाख निवेशक ऐसे हैं जो शेयर मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और इस फ्यूचर एंड ऑप्शंस का वॉल्यूम कोई छोटा मोटा नहीं है, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके कारण इसमें टैक्स की बढ़ोतरी से निवेशकों को झटका लगा। बाद में आयकर विभाग को यह सफाई देनी पड़ी कि यह टैक्स सभी तरह के शेयर्स की खरीद और बिक्री पर नहीं बढ़ाया गया है। यहां बड़ी बात यह है कि भारत का शेयर बाजार उस वक्त निवेशकों को डरा रहा है जब सोने और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई। 29 जनवरी से 1 फरवरी 10 ग्राम सोना 15% सस्ता हुआ और इसकी कीमतें 1,75,000 से 1,48,000 हो गई, जबकि 1 किलोग्राम चांदी की कीमतों में 30% की गिरावट आई है। और जहां 2 दिन पहले 1 किलोग्राम चांदी 3,79,000 रुपए की थी, वहीं अब ये 2,66,000 रुपए की हो गई है और पूरी दुनिया में सोने चांदी की कीमतें गिरने से हाहाकार मचा हुआ है। निवेशकों का बहुत बड़ा पैसा बिल्कुल हवा में गायब हो गया है।
इसके अलावा आज कच्चे तेल की कीमतों में भी नया मोड़ आया और अब तक जहां कच्चा तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही थी वहीं अब इनमें भी लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज हुई। ये गिरावट 0.3% से ज्यादा की है। यहां एक बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया में कच्चे तेल को लेकर एक नया खेल शुरू हो गया। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत में उन्होंने यह कहा कि भारत अब ईरान से कच्चा तेल ना खरीदकर वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा। और आप सब जानते हैं कि अमेरिका अब वेनेजुएला के कच्चे तेल पर अधिकार बता रहा है और यह भी तब हो रहा है जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 303 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार इसी वेनेजुएला के पास है। सुनिए। Sir, do you think China's going to get their money back from all the money they lent to Venezuela for I don't oil? know. I don't know anything about that, but I'll tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China. We've already made a deal. India's coming in, and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. But China's welcome to come in and buy oil. राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे पर भारत ने आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ये दावा ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द ट्रेड डील होने के संकेत मिल रहे हैं। 30 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से भी बात की है और डेल्सी रोड्रिगेज इस बात के खिलाफ है कि अमेरिका वेनेजुएला के कच्चे तेल पर अपना अधिकार जता ले और उनके कच्चे तेल को लेकर किसी देश से डील भी करे। खैर, एक तरफ यह मामला चल ही रहा है और दूसरी तरफ भारत ने भी अपने आम बजट में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने इस बजट में ऐलान किया है कि वो एक रेयर अर्थ मैग्नेट्स कॉरिडोर बनाएगी जो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होगा। रेयर अर्थ मैग्नेट्स या रेयर अर्थ मिनरल्स वो 17 दुर्लभ खनिज होते हैं जो स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों और यहां तक कि फाइटर जेट्स के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। आज स्थिति यह है कि दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का 70% खनन चाइना में होता है, लेकिन जब प्रोसेसिंग की जाती है तो 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से ही दुनिया में निर्यात होते हैं। दुनिया के जो देश अपने यहां खनन करके रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल रहे हैं वो भी चाइना से ही इनकी प्रोसेसिंग करवाते हैं और क्योंकि चाइना इस बात को समझता है इसीलिए वो इन रेयर अर्थ मिनरल्स को अब हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसको वेपनाइजेशन ऑफ मिनरल्स कहा जा रहा है। चाइना इन खनिजों के नाम पर दुनिया को इसलिए भी ब्लैकमेल कर पाता है क्योंकि अगर दुनिया को ये रेयर अर्थ मिनरल्स ना मिले तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, स्कूटर नहीं बन सकते, मोबाइल फोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फाइटर जेट, युद्धपोत, मिसाइल, ड्रोन, रडार सिस्टम, एमआरआई मशीन, सबका निर्माण नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, अगर बाजार में मोबाइल फोन ना मिले, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनना बंद हो जाए, हथियार, सैन्य उपकरण, एयरक्राफ्ट निर्माण ना हो सके, दुनिया में कैसी स्थिति हो जाए, कैसी अस्थिरता आ जाएगी। चाइना अभी यही खतरा दिखाकर सबको डरा रहा है और हमसे पहले भी कहा है कि हमने आपको कि तेल को लेकर दुनिया में 180 से ज्यादा युद्ध, सैन्य संघर्ष हुए और इनका कारण यही था कि तेल सभी देशों की जरूरत थी। आज इसी तरह रेयर अर्थ मिनरल्स पूरी दुनिया की जरूरत है। पहले के युद्ध तेल पर होते थे, लेकिन अब के युद्ध रेयर अर्थ मिनरल्स पर हो सकते हैं। 90% बाजार पर चाइना का एक छत्र राज है, जिसकी वजह से अब भारत ने अपने बजट में इसका रास्ता खोजा है। अगर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ये पूरा खनन करके दुर्लभ खनिजों का एक कॉरिडोर बना लेता है तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी और चाइना की ब्लैकमेलिंग से परेशान देश भारत पर न सिर्फ अपना भरोसा जताएंगे बल्कि दुनिया में भारत की निगोशिएशन पार और बढ़ जाएगी। हमारे देश में अक्सर इस बात को लेकर बहुत विवाद होता है कि सरकार मंदिरों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, विकास पर कम पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन आज के इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो आंकड़े आए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स सरकार का वो खर्च होता है जिसमें एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, हॉस्पिटल, स्कूल जैसे विकास के काम किए जाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस बार के बजट में मोदी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,20,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, जो पिछले साल 11,21,000 करोड़ रुपए था। यानी इनमें 9% की वृद्धि हुई और ये कोई मामूली बात नहीं है। जब देश में यूपीए की सरकार थी 2013-14 में ढांचागत विकास के कामों पर सरकार का यही खर्च 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी कम था, लेकिन सोचिए आज ये 12,20,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और
भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की है। क्या क्या है असर उन चीजों पर पड़ेगी जो विदेशों से आती हैं, खासतौर पर जैसे दवाइयां, बहुत सारी कैंसर से लेकर क्रिटिकल इलनेसेस की जो दवाइयां हैं, वो रॉ मटेरियल, छोटी छोटी चीजें होंगी जिनका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, ये सभी सस्ती हो जाएंगी। जैसे बजट में इस बार कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है। इसमें दवाएं सस्ती हो जाएंगी। ग्रीन एनर्जी से जुड़ी चीजें भी सस्ती होंगी, जैसे सोलर पैनल और सोलर ग्लास जो है वो सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी सस्ती हो जाएगी। सोलर पैनल के ऑफ ग्रिड सिस्टम में इनका इस्तेमाल होता है। बैटरी सस्ती होगी तो इसका असर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी पड़ेगा। ईवी गाड़ियां और मोटर बाइक सस्ती हो जाएंगी। कपड़े सस्ते होंगे क्योंकि बजट में नेशनल फाइबर स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत कपड़ा बनाने की लागत कम करने की कोशिश है। कस्टम ड्यूटी कम होने की वजह से विदेशी जूते या ऐसे जूते जिनमें विदेशी सामान इस्तेमाल होता है वो सस्ते हो जाएंगे। इसका असर चमड़े के सामानों पर पड़ेगा, वो सस्ते होंगे। माइक्रोवेव अवन के कुछ जरूरी पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, उससे अवन सस्ते हो जाएंगे। बायोगैस मिक्स सीएनजी सस्ती हो जाएगी क्योंकि एक्साइज की कैलकुलेशन में बायोगैस वाले हिस्से पर टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए कीमत कम होगी। विदेश में पढ़ना घूमना सस्ता हो जाएगा क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर लगने वाला टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 5% से घटकर 2% हो जाएगा। इसी तरह से विदेश के टूर पैकेज पर टीसीएस 2% कर दिया गया है। बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे कुछ चीजें महंगी होंगी तो कुछ सस्ता, कुछ महंगा। शेयर बाजार में वायदा कारोबार करना महंगा हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02% से बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया है। ऑप्शन ट्रेडिंग पर एसटीटी 0.15% कर दिया गया है। कुछ रसायनों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% कर दी गई है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने की वजह से खनिज और स्क्रैप महंगे होंगे। ये कच्चे माल की तरह फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं। शराब महंगी हो जाएगी क्योंकि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 1% से अब बढ़कर 2% कर दिया गया है। और इसी बजट पर आज हमने तमाम सवालों पर कि भारत को क्या वाकई बड़ा रिफॉर्म मिला है, सोने चांदी की कीमतों में बाजार, इन सब पर प्रश्न हमने दागे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से। सुनिए, आज साल 2026 का बजट और अपना रिकॉर्ड बजट निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है 2026 के लिए बतौर एक महिला वित्त मंत्री। इसी बजट में क्या बड़ा है, क्या फायदा है लोगों के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए कितनी सोच रखी गई है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न ही आपसे ये होगा पीयूष जी कि रिफॉर्म एक्सप्रेस, आप लोग, कल भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आपने कहा कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस, हम रिफॉर्म बजट ला रहे हैं। ऐसा कौन सा बिग टिकट रिफॉर्म है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था को एक मोमेंटम के साथ ग्रोथ आगे ले जाने की दिशा में ही बजट दिखाई देता है। अगर रिफॉर्म में आपको पूछूं तो 1, 2, 3 कौन से बड़े रिफॉर्म है? ये जो बजट है, मैं इसको फ्यूचर रेडी भारत का बजट बोलता हूं। ये भारत को विकसित भारत 2047 बनाने के लिए गति देने वाला बजट है। और अगर आप रिफॉर्म्स की तरफ देखें तो उदाहरण के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और कंपेटिटिव बनाने के लिए जिस प्रकार से सोची समझी रणनीति के तहत कि अगर हमें टेक्सटाइल्स है तो आज की हमारी समस्या क्या है, देश भर में टेक्सटाइल फैला हुआ है।
एक जगह रुई बनती है, एक जगह यान बनता है, एक जगह फाइबर बनता है, एक जगह कपड़ा तैयार होके उसका गारमेंटिंग होता है, अलग अलग जगह। उसके बदले बड़े टेक्सटाइल पार्क्स पहले पीएम मित्र पार्क बनाए थे, वो बड़ा सफल प्रयोग रहा, तो और टेक्सटाइल पार्क बनाए और उसमें मैनमेड फाइबर, क्योंकि 2/3 अंतरराष्ट्रीय व्यापार मैनमेड फाइबर का, तो उस पर फोकस किया गया। एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं कि चैंपियंस बनाए, उनको बड़ा होने दें। और एमएसएमई जब एक्सपोर्ट करता है तो उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर पकड़ा नहीं जाते उसके एमएसएमई स्टेटस में, तो उनको भी बड़ा बनने के लिए हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो एक प्रकार से ये बजट अलग अलग चीजों को एड्रेस करता है। ठीक है, मैंने शायद कल आपके इंटरव्यू में केमिकल के बारे में भी जिक्र किया था, कैसे केमिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। अब इसमें केमिकल जोन्स बनाने की बात की गई है। पोर्ट के नजदीक 3 बड़े केमिकल जोन बने अगर, तो लाखों लोगों को काम भी मिलेगा और हमारी डिपेंडेंस आयात के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर कम होगी और हम एक एक्सपोर्ट करना का देश बन सकते हैं केमिकल्स में। तो बहुत सारी चीजें इस बजट में मिलती है। जितनी गहराई में जाओगे उतना आनंद आएगा। और पीयूष जी, एक्सपोर्ट, विपक्ष को बहुत आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसमें बाद में आऊंगी। लेकिन एक्सपोर्ट को लेकर काफी आप उत्साहित दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कल से कंटिन्यूटी में ये आगे चल रहा है, क्योंकि आपका कहना था कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों ने जैसे इस वक्त टेक्सटाइल पे वो किया हुआ है, हमारे लिए एक बड़ा ऑप्शन खुलता है और टेक्सटाइल हब्स की बात इसमें की गई है। लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रही हूं, अभी वैश्विक परिस्थितियां जो है उसमें एक अस्थिरता है, क्या वो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर वॉलेटिलिटी कह लीजिए, अमेरिका के लगाए हुए 25% यानी कुल 50% जो टैरिफ्स है, इन सब का साया भी दिख रहा है, क्योंकि एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो हम देख रहे हैं, जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर एक बनाना, क्या भारत को भी समझ में आ रहा है कि चाइना इस दम पर अमेरिका से सीधा टकराता है या फिर अपने शर्तों पर डील करता है? ये ऐसी आत्मनिर्भरता है जिस पर भारत, क्या अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ का साया भी इस बजट पर है? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी बजट एक देश के व्यापारिक संबंध के हिसाब से बनाया जाता। अब बात करेंगे पाकिस्तान में चल रहे ऑपरेशन हिरौफ 2.0 की, जो पाकिस्तानी सेना के लिए दहशत का सबब बना हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हिरौफ 2.0 शुरू किया, जिसके तहत उसने कल 14 शहरों पर हमले किए। हालात यह है कि पिछले 10 से 15 घंटों से बलूचिस्तान पाकिस्तानी सैनिकों की कब्रगाह बना हुआ है। पाकिस्तानी सैनिक पहले से ही बलूचिस्तान जाने के से कतराते थे, लेकिन अब बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे लड़ाकों ने करीब 14 शहरों के 48 अलग अलग टारगेट्स पर हमले किए हैं, जिसमें 80 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए। बीएलए का दावा है कि उन्होंने बलूचिस्तान के कई शहरों पर अपना नियंत्रण भी कर लिया है और यहां से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया है। उनके मुताबिक 84 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 18 सैनिकों को कैदी बना लिया गया है। बीएलए का दावा है कि उनके लड़ाके क्वेटा, बस्तुंग, नुश्की, कलात, दलबदीन, खारन, उरनाच, पंजगुर, तुम्प, ग्वादर और पश्नी पर कब्जा कर चुके हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलवाने के लिए ही ऑपरेशन हिरौफ 2.0 शुरू किया गया है। ऑपरेशन हिरौफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा आजादी की लड़ाई का कोड नेम है। बलोच भाषा के शब्द हिरौफ का मतलब है काला तूफान। यह एक हथियारबंद लड़ाई है जिसमें बलोच लड़ाके पाकिस्तानी सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों से जुड़े ठिकानों पर एक साथ बड़े हमले करते हैं। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना, पुलिस, आईएसआई से जुड़ी कई इमारतों और वाहनों को फूंक दिया। ऑपरेशन हिरौफ 2.0 में बीएलए से जुड़ी कई टीमें हमला कर रही हैं। इसमें फिदायीन हमलावर मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, इंटेलिजेंस विंग, जिराब और स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड शामिल है। ऑपरेशन हिरौफ 2.0 के दौरान बलोच विद्रोहियों में पाकिस्तान के सरकारी बैंकों, दफ्तरों, जेलों समेत 30 से ज्यादा सरकारी संपत्ति को कब्जे में ले लिया है। ऑपरेशन हिरौफ 2.0 को लेकर पाकिस्तान घबराया है। कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें हमले से डरे हुए पाकिस्तानी सैनिक नजर आ रहे हैं। कई शहरों में सड़कों पर घूमते बलोच विद्रोही सब कुछ अपने नियंत्रण करते हुए दिख रहे हैं। हालात यह है कि कई सैन्य पोस्ट जो पाकिस्तानी के आर्मी पोस्ट है, उन पर हमला होने के बाद पाकिस्तानी सैनिक सब कुछ छोड़कर भाग गए।
बलोच विद्रोहियों को बड़े हमलों को लेकर पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों की वजह से हालात खराब हो गए हैं। दावा है कि पाकिस्तानी सेना के साथ हुई झड़प में 200 लोग मारे गए हैं, जिसमें 145 बलोच विद्रोही हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि बीएलए के हमलों में 18 आम नागरिक मारे गए, हालात बेकाबू हो गए। तो इसी के साथ आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ याद रखिए, जलन एक ऐसा टैक्स है जो हर सफल इंसान इस समाज को चुकाता है। नमस्कार।